आ जाओ सर, आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे लेकर आ गया हूँ। क्या सर, बैंक ऑडिट याद करेंगे हम लोग मेमोरी टेक्निक्स के जरिए और चीज़ों को समझेंगे भी, तो फटाफट से आ जाइए मेरे साथ ऑडिट ऑफ बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं सर, फटाफट से सुन लो सर, वीडियो को लाइक कर दो जरूर सर। स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस पे आते हैं, या फिर पेक्युलरिटीज का क्वेश्चन है, तो इसका मेमोरी टेक्निक क्या है सर, एन स्क्वायर एस स्क्वायर डी। अब सर समझो क्या है एन स्क्वायर एस स्क्वायर डी। सबसे पहले क्या होता है ना सर, बैंक के ऑडिट में हमको देखना पड़ता है कि नेचर ऑफ रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि जो बैंक में है ना पैसों की बात होती है और पैसों में बहुत रिस्क होता है, तो वो चीज़ देखनी है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस, नए प्रोडक्ट्स यानी कि जो ऑनलाइन सर्विसेज आजकल आ रही है ना, वो वाले नए प्रोडक्ट्स की बात चल रही है। इफेक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो भी बैंकिंग एक्ट है ना, यानी या तो फिर जो भी बैंकिंग पे लॉ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो वो सारे स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमको ध्यान रखना होता है। चौथा, स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड सिग्निफिकेंट एक्सपोजर इन शॉर्ट टाइम पीरियड, यानी कि जो बैंकिंग ऑपरेशंस है ना उसका स्केल यानी कि वो कितने बड़े हैं। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है तो उसकी इतनी सारी ब्रांचेस है, तो वो सारा हमको देखना पड़ता है। स्केलेबिलिटी के बारे में इधर बात चल रही है। और पांचवा पॉइंट के डिपेंडेंस ऑन आईटी, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है ना, तो आईटी डिपेंडेंस भी एक फैक्टर है जो कि हमको देखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रिपरेशन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एमसीक्यू के लिए रियली वेरी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थर्ड शेड्यूल के अनुसार फॉर्म ए में बनता है बैलेंस शीट, फॉर्म बी में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर डिस्क्लोजर जो है ना वो होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से और इंडियाज के हिसाब से, लेकिन इंडियाज एससीबी के लिए भी डिफर किया गया है। एससीबी बोले तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, सभी उनको बोला है थांबा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंड अलोन भी बनेगा और कंसो भी बनेंगे, ठीक है। प्राइवेट बैंक है ना उसका ब्रांच ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता है। प्राइवेट बैंक बोले तो इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे सारे प्राइवेट बैंक का ब्रांच ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। नेशनलाइज्ड और पीएसयू बैंक है ना, जैसे कि एसबीआई और बीओबी, उसमें 4 और मोर फर्म्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी सेंटर ऑडिटर्स के रूप में क्या कर सकती है सर, काम कर सकती है। अभी वो जो स्टैट्यूटरी सेंटर ऑडिटर है ना, उनके अपॉइंटमेंट लेटर में क्या क्या चीजें लिखी होंगी उसके बारे में आते हैं। सबसे पहला होता है उसमें पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट बोले तो कितने टाइम तक हम वो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर को अपॉइंट करें, जैसे कि मान लो 12 महीने के लिए करने। पर्टिकुलर्स ऑफ अदर स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स, अभी हमने देखा कि कितने होंगे ना सर, 4 या उससे ज्यादा होंगे स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, तो क्या होगा ना सर, बाकी स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर की डिटेल्स भी दी होगी वो अपॉइंटमेंट लेटर में। तीसरा, पर्टिकुलर्स ऑफ प्रीवियस ऑडिटर, यानी कि पुराने ऑडिटर के बारे में लिखा होगा। स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि अगर 4 ऑडिटर हैं मेरे, 4 एससीए हैं, 4 स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर हैं, तो सब लोग क्या काम लिखेंगे वो बताया होगा। और अगली क्या चीज होगी, स्कोप ऑफ असाइनमेंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप ऑफ असाइनमेंट, स्पेशल रिपोर्ट बाय स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर इन एडिशन टू मेन रिपोर्ट, यानी उसमें स्कोप लिखा होगा कि मेन रिपोर्ट के एडिशन में स्पेशल रिपोर्ट भी प्रोवाइड करवानी है। अगले पॉइंट पे आ जाओ, अथॉरिटी अपॉइंटिंग ऑडिटर, कौन है जो ऑडिटर को क्या करेगा सर, अपॉइंट करेगा। तो सर समझो बैंकिंग कंपनी के केस में एजीएम बुला के मेंबर्स अपॉइंट करेंगे और आरबीआई का अप्रूवल चाहिएगा। नेशनलाइज्ड बैंक, सर व्हाट डू मीन बाय नेशनलाइज्ड बैंक, जैसे कि बीओबी पीएनबी जैसी जो होती है ना नेशनलाइज्ड बैंक, उसमें क्या होगा ना, बैंक अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए। अब बैंकिंग कंपनी और नेशनलाइज्ड बैंक में क्या कॉमन है ना, दोनों में ही आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। इधर एजीएम से होगा मेंबर्स, इधर बीओडी, लेकिन आरबीआई अप्रूवल दोनों में चाहिए। एसबीआई में कौन करेगा ना, कैग करेगा, बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और रीजनल रूरल बैंक बोले तो ग्रामीण बैंक जो होती है ना, उसमें बैंक खुद करेगा, लेकिन इन दोनों में क्या है ना सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। यानी कि ये जो दो हमने देखा, बैंकिंग कंपनी नेशनलाइज्ड बैंक, इसमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, और सेबी और रीजनल रूरल बैंक, इन दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। वो बात का आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर फटाफट से, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बैंक शेयर विद ऑडिटर्स कंसीडरिंग इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी, यानी कि आईटी के जमाने में जो हमारा बैंक है ना, वो ऑडिटर के साथ क्या क्या चीजें शेयर करेगा। ABCDEMI, सर व्हाट डू मीन बाय ABCDEMI, सबसे पहले तो वो शेयर करेगा अकाउंटिंग मैनुअल और अकाउंटिंग एंट्रीज, यानी जितना भी मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना वो शेयर करेगा। उसके बाद बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड डिजास्टर कंट्रोल प्लान, यानी कि फ्यूचर में जो भी प्लान्स ऑफ एक्शन है ना बैंक के बिजनेस कंटिन्यूटी को लेकर वो शेयर करेगा। उसके बाद कंट्रोल्स ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ सी बैंकिंग एंड इंटरनल बैंकिंग प्रोडक्शन चैनल, यानी कि अपना आईटी कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है अपने आईटी का, यानी कि पूरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ई बैंकिंग का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम शेयर करेगा। उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी और डेटा सिक्योरिटी, यानी कि डेटा से जुड़ा जितना भी उनका सिक्योरिटी है ना, कि ये हमने ये लगा रखे, क्या बोलते हैं कि ये डेटा पे हमने पासवर्ड्स वगैरह लगा रखे, वो सिस्टम शेयर करेगा, ठीक है। उसके बाद मेजर एक्सेप्शन रिपोर्ट्स एंड प्रोसेस ऑफ दैट जनरेशन। एक्सेप्शन रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट ऑफ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर बंदा है उसने बैंक से लोन ले रखा है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसने नहीं दिए, उसकी पूरी रिपोर्ट को मैं एक्सेप्शन रिपोर्ट बोलता हूं, तो वो मेजर एक्सेप्शन रिपोर्ट शेयर करेगा और उनके जनरेशन का प्रोसेस, एमआईएस रिपोर्ट्स और उनके जनरेशन का प्रोसेस, और पीरियोडिसिटी यानी कि कितने टाइम के लिए वो एमआईएस रिपोर्ट बन रही है, ओवरऑल आईटी पॉलिसी वो शेयर करेगा, ठीक है सर। ABCDEMI से आपने क्या करना है सर, इसको याद रखना है। क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं, की सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स दैट ऑडिटर नीड्स टू एड्रेस व्हाइल डूइंग ऑडिट इन कंप्यूटराइज्ड बैंक, यानी कि कंप्यूटराइज्ड बैंक, कंप्यूटराइज्ड मैनर में आजकल सब कुछ वो हो रहा है सर, मतलब
जो बैंक है ना वो पूरी कंप्यूटराइज तरीके से चल रही है, आईटी सिस्टम के तरीके से चल रही है, तो कौन से की सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट है जो कि ऑडिटर को ध्यान में रखने हैं, उसका एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, वो भी आप देख सकते हैं। सुन लो सर, क्या मेमोरी है इसकी? डेटा में अमेंडमेंट करना है, चेंजेस करने हैं मैनुअली एक अकाउंट में 2 लेजर में। अब क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज है ना, तो सबसे पहले क्या ऑडिटर इंश्योर करेगा कि ऑथोराइज्ड, एक्यूरेट और कंप्लीट डेटा अवेलेबल है, यानी कि जो डेटा है ना वो पूरा का पूरा कंप्लीट है, ऐसा समझो। एंश्योर दैट सिस्टम प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड अमेंडमेंट टू प्रोग्राम, यानी कि जो मेरा जो सिस्टम है ना उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, वो सिस्टम पहले से ही इंटैक्ट रह रहा है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो रहे। वेरीफाई दैट चेंजेस इन पैरामीटर आर ऑथेंटिकेटेड, जो भी मेरे पैरामीटर्स में चेंजेस है, पैरामीटर्स इन द सेंस जो भी मेरे सिस्टम के अंदर चेंजेस है ना, पहली बात तो वो हो रही नहीं, अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, और अगर तो वो हो रहा है ना तो वो ऑथोराइज्ड अमेंडमेंट है, कोई भी एरा गैरा नत्थु खेरा उसको अमेंड नहीं कर रहा है। वेरीफाई दैट चार्जेस कैलकुलेटेड मैनुअली फॉर अकाउंट्स व्हेन फंक्शन इज नॉट रेगुलेटेड और ऑथोराइज्ड, यानी कि जो चार्जेस है ना, फॉर एग्जांपल बैंक चार्जेस की इधर बात चल रही है, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चार्जेस, अगर वो मैनुअली भी मैं कर रहा हूं ना सर कैलकुलेटर पे, तो वो ऑथोराइज्ड है सर, कोई भी आलतू फालतू बंदा उसको नहीं डाल रहा है, ऑथोराइज्ड पर्सन उसको डाल रहा है। उसके बाद वेरीफाई दैट अकाउंट मास्टर एंड बैलेंस अकाउंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड एक्सेप्ट बाय ऑथोराइज्ड पर्सन, यानी कि जो बैलेंस है ना सर हमारे अकाउंट मास्टर के बैलेंस, वो ऑथोराइज्ड पर्सनली चेंज कर रहा है, ऑथोराइज्ड पर्सनली मॉडिफाई कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा है उसको। वेरीफाई दैट ऑल जनरल लेजर अकाउंट कोड्स ऑथोराइज्ड बाय हेड ऑफिस आर इन एग्जिस्टेंस इन सिस्टम। देखो सर ऐसा क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है कोड्स के जरिए हेड ऑफिस में, हर एक ऑनलाइन बैंकिंग का एक कोड अलग से होता है, तो मेरे को देखना है कि जितना भी जनरल लेजर अकाउंट है ना उसमें हेड ऑफिस के द्वारा जो कोड्स ऑथोराइज्ड है वही वाले एंट्री में डाले गए हैं। और अगली बात, वेरीफाई दैट बैलेंस इन जनरल लेजर टैलीज विद बैलेंस इन सब्सिडरी बुक, तो जनरल लेजर का जो बैलेंस है ना वो सब्सिडरी बुक माने कि पर्टिकुलर, हर एक चीज उसमें पर्टिकुलर होती है, और जनरल लेजर में सब चीजें जनरली होती है, तो मेरे को देखना है कि जनरल लेजर और वो सब्सिडरी बुक का बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाओ सर, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बेस्ड अपॉन रिस्क असेसमेंट ऑफ बिजनेस एंड कंट्रोल रिस्क ऑफ ब्रांचेस, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के कंट्रोल में मेरे को क्या लेना है सर, समझो यहाँ पे क्या है ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के कंपोनेंट्स मेरे को बताने हैं, तो इसमें मेरे को क्या बताना है ना सर, बिजनेस रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डीएल ऑफ बिजनेस एंड कंट्रोल रिस्क, ऐसे ही आपने याद रखना है। सर क्या बोल रहा हूँ सर, सबसे पहले तो बिजनेस रिस्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनहेरेंट बिजनेस रिस्क इन एक्टिविटीज ऑफ ब्रांचेस, यानी कि कोई बैंक है तो बैंक का बिजनेस रिस्क क्या है ना, आईटी रिस्क, क्योंकि आजकल सब कुछ आईटी के हिसाब से चलता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलता है, तो आईटी रिस्क है कि भैया उनका आईटी सिस्टम हैक हो जाए तो क्या होगा, तो पहला है पॉइंट इसका बिजनेस रिस्क। दूसरा है कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल रिस्क से मेरा मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मेकर चेकर प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है, इंटरनल कंट्रोल के रिस्क को मैं कंट्रोल रिस्क बोलूंगा आसान भाषा में। फिर तीसरा क्या है ना, डीएल ऑफ बिजनेस रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। सर व्हाट डू यू मीन बाय डीएल? डीएल बोले तो लेवल एंड डायरेक्शन, लेवल एंड डायरेक्शन याद करो, लेवल एंड डायरेक्शन, लेवल एंड डायरेक्शन, लेवल एंड डायरेक्शन। उसके बाद मेरे को एक रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बनाना है। सर व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स? देखो सर ऊपर वाली साइड में रिस्क लिखी होगी, ये जो बाजू वाली साइड है ना उसमें उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल लिखे होंगे, वो मेरे को बनाना है सर रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। वैसे 4 चीजें आपको याद रखनी है सर, बिजनेस रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डीएल ऑफ बिजनेस एंड कंट्रोल रिस्क और रिस्क मैट्रिक्स, ये 4 चीजें आपने याद करके अच्छे से चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, इंटरनल कंट्रोल बताओ अलग अलग बैंकिंग एरियाज में। सबसे पहले तो जनरली मैं क्या बताऊं ना सर, स्टाफ को आपको शिफ्ट करना है फ्रीक्वेंटली प्रायर नोटिस के बिना, क्योंकि तभी क्या होगा ना एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगा, नहीं तो एक बंदा एक टाइम से ज्यादा तक अगर वो रहेगा ना एक पोजीशन पे, तो वो क्या करेगा सर, घपले करेगा, वो फ्रॉड करेगा, हर्षद मेहता के जैसे। वर्क ऑफ वन चेक्ड बाय अदर, एक बंदे का काम दूसरा बंदा चेक करेगा, मेकर चेकर यूज करना है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी अपने को रोज चेक करनी है। सिग्नेचर एंड टेलीग्राफिक कोड बुक, पोजेशन एंड एक्सेस टू ऑथोराइज्ड ऑफिसर, यानी कि जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है ना उनको ही हमको सिग्नेचर बुक पकड़ानी है। सिग्नेचर किसकी सर, एम्प्लॉइज की नहीं है, गलती से मैंने लिख दिया है। जो सिग्नेचर होती है हमारे कस्टमर्स की, जिनके अकाउंट होते, जिनके खाते होते, तो वो हमको किसको देना है सर, ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स को देना है। फिर अगली बात, फाइनेंशियल पावर्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स आर डिफाइंड, यानी कि सबके जो पावर्स है ना अलग अलग ऑफिसर्स के वो डिफाइंड होने चाहिए, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। फिर कैश के इंटरनल कंट्रोल क्या होंगे ना सर, समझो कैश है ना 2 ऑफिसर के ज्वाइंट कस्टडी में रहेगा, एक बंदे को कभी भी आपने क्या करना है, कैश का काम नहीं सौंपना, नहीं तो वो लेके भाग जाएगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट स्क्रॉल शुड बी कंपेयर्ड विद कैश कॉलम ऑफ डे बुक, यानी कि जितना भी पैसा आया और पैसा गया वो मेरे को कैश कॉलम ऑफ डे बुक, यानी जो भी मेरे कैश बुक होती है ना सर उससे मेरे को मैच करना है। पेमेंट्स मेड ओनली आफ्टर वाउचर्स आर पास्ड फॉर पेमेंट, यानी कि बिना वाउचर के मेरे को कोई भी पेमेंट नहीं करना है, वाउचर देखना है मेरे को होना चाहिए। उसके बाद सर डबल चेकिंग करनी है, पहले कैशियर चेक करेगा फिर ऑफिसर चेक करेगा, यानी कि काउंटर फॉइल ऑफ कैश रिसिप्ट वाउचर, जो भी मेरे को पैसा मिला है उसकी डबल चेकिंग होगी, पहले कैशियर भाई साहब करेंगे फिर ऑफिसर भाई साहब करेंगे। और हाई वैल्यू कैश ट्रांजेक्शन है ना उसका हायर ऑफिसर वेरिफिकेशन करेगा। सर हाई वैल्यू यानी कि करोड़ रुपए वाले जो कैश ट्रांजेक्शन होंगे ना वो। अगली बात है जो क्लियरिंग्स के लिए, जो चेक क्लियरिंग्स में जाते हैं उसकी बात है सर। कैसे याद रखना है सर आपको इसको, देखो सर
एस एस अंदर बाहर। सर व्हाट डू यू मीन बाय एस एस अंदर बाहर? देखो सर, इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक इज ट्रांसमिटेड टू पेइंग ब्रांच थ्रू क्लियरिंग हाउस, यानी कि एसबीआई है ना, वो क्या है ना सर, चेक बना रहा है और बीओबी पे वो चेक बना रहा है। तो देखो पहला एस जो है वो एसबीआई का है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कैसा होगा, क्लियरिंग हाउस के जरिए ये पूरा सिस्टम जाएगा, यानी क्लियरिंग एसबीआई के चेक की क्लियरिंग बीओबी में मेरे को करनी है, तो पूरी की पूरी क्लियरिंग हाउस के जरिए होगी। तो पहला एस इज फॉर एसबीआई, ऐसे आपने इसको याद रखना है। अगली बात, ऑडिटर चेक करेगा वेदर सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर ऑफ चेक वेरीफाइड बाय स्टाफ और नॉट, यानी कि ऑडिटर को क्या चेक करना पड़ेगा कि जो खाता है ना जिसका, उसकी साइन जो है ना वो स्टाफ वाले, बैंक के स्टाफ वाले चेक करने की नहीं, तो साइन बराबर है कि नहीं, तो ये साइन से अपने को दूसरा ऐसे याद रखना है। और अंदर बाहर बोले तो सर एक ही मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। तबीयत एक तो खराब हो गई अभी। आ जाओ सर, आ जाओ वापस से, अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्या बात कर रहा था मैं आप लोगों से, साइन वाली में आपसे बात कर रहा था सर। हाँ सर समझो, अभी क्या बात बाकी था मेरा, अंदर और बाहर। सर व्हाट डू यू मीन बाय अंदर और बाहर? ब्रांच है ना, देखो सर, इधर कॉल और ईमेल कस्टमर फॉर चेक रिसीव्ड ऑफ 5 लाख एंड अबव फॉर इनवर्ड क्लियरिंग, यानी कि इनवर्ड क्लियरिंग में 5 लाख या उससे ज्यादा का कितना भी चेक आएगा ना, तो ब्रांच इंटीमेट करेगा हमारे कस्टमर को कॉल और ईमेल के जरिए। तो ये इनवर्ड है ना, तो ये इनवर्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ अंदर, ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय बाहर? अनपेड चेक इन आउटवर्ड क्लियरिंग होगा ना, तो मैं कस्टमर को भेजूंगा। कोई भी अनपेड चेक है वो भी आउटवर्ड क्लियरिंग में गया है, तो मैं क्या करूंगा सर, कस्टमर को भेजूंगा। तो एस एस अंदर बाहर, अंदर बाहर यानी कि इनवर्ड क्लियरिंग वाला 5 लाख वाला याद रखना है, बाहर यानी कि आउटवर्ड। एस माने के साइन बराबर होनी चाहिए, और पहला एस किसके लिए, एसबीआई के लिए, ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी सर। अगली बात पे आ जाते हैं सर, क्या, बिल्स फॉर कलेक्शन। सर व्हाट डू यू मीन बाय बिल्स फॉर कलेक्शन? सर ये जो कलेक्शन के लिए बिल्स जाते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई बिल ड्रॉ किया, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वो जो कलेक्शन के लिए मैं देता हूं ना सर बैंक को, उसकी बात है। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप याद कर लेना, बिल्स फॉर कलेक्शन का आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये 4 पॉइंट याद हो जाने चाहिए। कौन से सर? डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन रजिस्टर बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना सर वो बिल्स फॉर कलेक्शन के, वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ने रजिस्टर में डाल देने चाहिए। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, 2-3 आपको अच्छी तरीके से हो जाएगी, खाली आप देख लेना और अपने वर्ड्स में लिख देना उधर। अकाउंट ऑफ कस्टमर क्रेडिटेड ओनली आफ्टर बिल्स कलेक्टेड, यानी कि बिल्स देखने के बाद ही अपन लोग को कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करना है, उसके बिना नहीं करना है। एंड देखो सर, अब यहाँ क्या है, 2 बार मत लेना। क्या सर 2 बार मत लेना? एंश्योर दैट बिल्स सेंट बाय वन ब्रांच फॉर कलेक्शन टू अदर ब्रांच ऑफ बैंक आर नॉट टेकन इन बिल्स फॉर कलेक्शन ट्वाइस इन बैलेंस शीट। बस आपने इतना लिख के आना उधर एग्जाम में कि कोई भी बिल आपने ट्वाइस नहीं लेना है इन बैलेंस शीट। इतना बड़ा नहीं लिखोगे चलेगा, बस इतना लिख देना, कोई भी बिल आपने ट्वाइस नहीं लेना है सर अपने बैलेंस शीट में। अगली बात है सर बिल्स परचेज। सर बिल्स परचेज बोले तो सर बिल्स परचेज यानी कि जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, वो कोई भी जो परचेज ट्रांजैक्शन होता है ना सर, तो उसमें आप बैंक को देते हो ना सर उसका पैसा लेने के लिए, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ सर, बिल्स परचेज, ठीक है सर। अब समझो सर, वेरीफाई दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल आर प्रॉपर्ली असाइन्ड टू बैंक, यानी कि मेरे को क्या देखना है ना, जितने भी टाइटल, मतलब देखो सर जो डॉक्यूमेंट के टाइटल्स होते हैं, देखो वेरीफाई दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल आर प्रॉपर्ली असाइन्ड टू बैंक, यानी कि वो बिल जिसके नाम पे है ना सर, तो उसके रिलेटेड जितने भी कागजात है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, वो बैंक के आपको क्या करने सर, बैंक को देने। यानी कि जब भी मैं परचेज करूंगा ना सर, कोई भी माल मैंने मान लो परचेज किया, तो उसके जितने भी जो कागजात है ना रिलेटेड, वो आपको क्या करने सर, बैंक को देने। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो अभी यहाँ पे थोड़ा फास्ट जाने देते हैं सर। सफिशिएंट मार्जिन शुड बी केप्ट व्हाइल परचेजिंग डिस्काउंटिंग बिल। सर जब भी बिल डिस्काउंटिंग होता है ना सर, तो उसमें क्या होता है, बैंक बीच में मार्जिन कमाता है, ठीक है। अगली बात, लोचे वाले। सर व्हाट डू यू मीन बाय लोचे वाले? इररेगुलर जो अकाउंट्स है ना, उसको अपन को हेड ऑफिस में क्या करना है सर, रिपोर्ट करना है। अगले पॉइंट पे आ जाओ सर, लोन्स एंड एडवांसेस। सर व्हाट डू यू मीन बाय लोन्स एंड एडवांसेस? नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है ना, अपने को चेक करनी है कि भैया मैंने बैंक हूं, तो बैंक ने लोन कोई दिया है तो वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, ठीक है। वो चीजों को रिव्यू करेगा एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, ठीक है। फिर वो देखेगा कि जो बोरोवर है ना, यानी कि जो लोन ले रहा है, वो कितना सफिशिएंट है वो पे करने में, वो कितना क्रेडिट वर्दीनेस है उसका, यानी कि वो पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसका क्रेडिट स्कोर चेक करना है। ऑल सिक्योरिटी शुड बी रिसीव्ड एंड रिटर्न बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर एंड केप्ट इन जॉइंट कस्टडी ऑफ 2 ऑफिसर्स, यानी वो लोन की सिक्योरिटी जो है ना, वो 2 ऑफिसर के वो उसमें रहेगी, यानी कि 2 ऑफिसर के जॉइंट कस्टडी में रहेगी, ठीक है सर। जैसे कि कैश रहता था ना 2 ऑफिसर के, उसमें वैसे ही। फिर अपने को ड्रॉइंग पावर चेक करनी है और सैंक्शनड लिमिट चेक करनी है। इसमें एक एडिशनल टेम्पररी लिमिट है, देखो सर, सैंक्शन फॉर मैक्सिमम 20% ऑफ एक्जिस्टिंग लिमिट एंड 90 डेज का मैक्सिमम टेन्योर, तो 20-90 20-90 20-90 20-90 ऐसे आपने याद करना है सर। डिमांड ड्राफ्ट। अब सर समझो सर, अपने को डिमांड ड्राफ्ट के केस में क्या चेक करना है ना, सबसे पहले तो साइन चेक करना है कि सिग्नेचर बुक से मैच खा रही है कि नहीं खा रही है। डीडी इशूड बाय वन ब्रांच शुड बी इमीडिएटली कंफर्म्ड बाय एडवाइस टू पेइंग ब्रांच, यानी एसबीआई और बीओबी है, तो एसबीआई ने अगर डीडी बनाया तो वो कंफर्म करेगा किससे सर, बीओबी से, यानी कि जिसके ऊपर डीडी बनाया गया है। और अगर तो पेइंग ब्रांच जो है ना वो कंफर्मेशन नहीं दे रही है ना, तो नेसेसरी स्टेप्स आपने लेने पड़ेंगे। उसके बाद होगा अपना इंटर ब्रांच अकाउंट। सर इंटर ब्रांच अकाउंट्स बोले तो क्या सर, अकाउंट शुड बी एडजस्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस फ्रॉम अदर ब्रांचेस, यानी कि एडवाइस के बेसिस पे, कंफर्मेशन के बेसिस पे ही हम अकाउंट्स को एडजस्ट करेंगे। प्रॉम्प्ट एक्शन शुड बी टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि आरबीआई, अगर तो कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, यानी कि कोई भी कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। उसके बाद आता है सर क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस पे। देखो सर इफेक्टिव स्क्रीनिंग होनी चाहिए एप्लीकेशंस पे, ऐसा नहीं कि कल को कोई भी आया मुंह उठा के बोले मेरे को क्रेडिट कार्ड चाहिए तो उसको दे देंगे। मैंने बोला नहीं सर,
स्टोरेज आपको अच्छी तरीके से करना है। बैंकों को क्या करना है सर, स्टोरेज और इशू क्रेडिट कार्ड का बहुत ध्यान से करना है। पूरा सिस्टम होना चाहिए मॉनिटर करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए कस्टमर का पेमेंट्स, यानी कि कस्टमर कोई भी पेमेंट्स करे क्रेडिट कार्ड से उसको मॉनिटर करना है बैंक को। सिस्टम होना चाहिए ये देखने के लिए कि जो स्टेटमेंट्स है ना वो रेगुलरली मंथली या जो भी क्वार्टरली जो भी बैंक का सिस्टम है जा रही है कि नहीं कस्टमर्स को। ऑल रीइंबर्समेंट शुड बी इमीडिएटली चार्ज टू कस्टमर अकाउंट, यानी क्रेडिट कार्ड से जो पैसा निकाले उसका रीइंबर्समेंट, यानी फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड से कस्टमर ने कोई भी बिल पे किया तो उसका जो रीइंबर्समेंट होगा ना उसका जो है बहुत तगड़ा सिस्टम होना चाहिए और वो कस्टमर के अकाउंट में इमीडिएटली चार्ज हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर सीआरआर और एसएलआर की क्या रिक्वायरमेंट्स है। एसएलआर बोलते हो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है सर। ये क्या है ना, लिक्विड एसेट्स जो कि बैंक मेंटेन करता है गोल्ड के फॉर्म में या कैश के फॉर्म में। रिपोर्ट इसका भेजा जाएगा बैंक के टॉप मैनेजमेंट को और आरबीआई को। अब इसका वेरीफाई करेंगे हम कंप्लायंस ऑन 12 ऑड डेट्स ऑफ डिफरेंट मंथ्स बट नॉट ऑन फ्राइडे। देखो सर ऑड डेट्स का मतलब क्या है, 1 तारीख 3 तारीख 5 तारीख 7 तारीख 9 तारीख ऐसी सारी होती है ऑड डेट्स। और फ्राइडे को क्यों नहीं करना, क्योंकि फ्राइडे को पिक्चर देखने जाना है, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ सर। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑडिट अप्रोच और प्रोसीजर्स को समझो सर। अपने को है ना सर आरबीआई का सर्कुलर देखना है डीटीएल जो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है ना उसके लिए। डीटीएल को कंप्यूट करते वक्त अपने को ये सारी चीजें एक्सक्लूड करनी है। सर कौन सी चीजें, देखो मेमोरी टेक्निक समझो। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, पीएनएल की क्रेडिट साइड, पीएनएल की डेबिट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड और महेंद्र सिंह धोनी बोले तो एमएसडी। सर समझो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्या होती है, पेड अप कैपिटल का रिजर्व। ये देखो आपको ये सारी चीजें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे मिलेगी। पेड अप कैपिटल, रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, आरबीआई का लोन, रीफाइनेंस फ्रॉम एग्जिम बैंक, सिडबी, एनएचबी, नाबार्ड। एग्जिम बैंक, सिडबी, एनएचबी और नाबार्ड, ये 4 बातें आपको याद रखनी है। क्या है ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आपको ये चीजें मिलती है। उसके बाद पीएनएल के क्रेडिट साइड पे जो चीजें मिलती है, पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरी फ्रॉम बोरोवर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। पता है ना बैड डेट्स का रिकवरी आता है तो फिर वो अपने लिए क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है और पीएनएल के क्रेडिट साइड में क्रेडिट करना पड़ता है। पीएनएल के डेबिट साइड में क्या है ना, अमाउंट इन आईएनआर अगेंस्ट इंपोर्ट बिल। अपन ने इंपोर्ट किया तो पैसे अपने को देने तो वो अपना एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट साइड पे चला जाता है, ऐसे आपको याद रखना है इसको। फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड वाली साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड वाली एंट्री क्या है सर, अनएडजस्टेड डिपॉजिट्स इन लिंक ब्रांचेस फॉर एजेंसी बिजनेस। पता है ना आपको जो डिपॉजिट्स होती है वो क्या होती है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आती है। और एमएसडी, सर व्हाट डू यू मीन बाय एमएसडी, मार्जिन्स इन सन्ड्री डिपॉजिट्स। मतलब आपने नहीं समझना है, आपने क्या करना है, खाली इनको याद रख लेना है कैसे भी करके, ये मेमोरी ट्रिक है। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, पीएनएल का क्रेडिट साइड, पीएनएल का डेबिट साइड, बैलेंस शीट का एसेट साइड और महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद ये सारी चीजें ना इंक्लूड होगी। आरसीबी, आरसीबी यानी कि सर सुन लो, आरसीबी का मतलब है रिकंसिलिएशन ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट स्क्रूटिनाइज्ड टू नो इनवर्ड रेमिटेंसेस, ये आर यानी कि आर फॉर रिकंसिलिएशन। फिर नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट सी। और बी बोले तो बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड, जो कि अपने को किस पे लेनी है सर, ग्रॉस पे लेनी है। बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड बाय इंडियन बैंक्स आर लायबिलिटीज टू अदर, यानी कि बोरिंग करिए इंडियन बैंक ने कहां से सर, अब्रॉड से, तो ये अपने को क्या करना है, इंक्लूड करना है हमारे कैलकुलेशन में, ठीक है सर, डीटीएल के कैलकुलेशन में। और ये क्या करना है, ये 5 चीजें अपने को क्या करनी है सर, एक्सक्लूड करनी है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, ये जो मैंने आपको बताया बैलेंस शीट पीएनएल ऐसे याद रखना है और ये वाला आरसीबी के रूप में याद रखना है। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे, कैश वेरीफाई करने के। देखो सर क्लोजिंग बैलेंस शीट डेट पे 31 मार्च को फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, और वो अपन देखेंगे कैश रजिस्टर के हिसाब से है या नहीं है। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे, बैलेंस वेरीफाई करने का जो कि आरबीआई के पास है, तो वेरीफाई अपने को करना है लेजर बैलेंस विद बैंक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट एट ईयर एंड, यानी कि सर्टिफिकेट का होना बेहद आवश्यक है। उसकी अगली बात रिव्यू करना है फॉलोइंग इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या सर, एयूयू सर व्हाट डू यू मीन बाय एयूयू, ऐसे रेवेन्यू आइटम्स जिसमें एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, तो ए फॉर एडजस्टमेंट्स। रेवेन्यू आइटम्स यानी कि वो आइटम्स जो कि पीएनएल में अपने देखे जाते हैं। यू यानी कि अनरिस्पॉन्डेड कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। और तीसरा यू क्या है ना, अदर डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज इन आरबीआई स्टेटमेंट जो कि अनरिस्पॉन्डेड है फॉर मोर देन 15 डेज। तो देखो दोनों का यू जो है ना सेम है, अनरिस्पॉन्डेड, ऐसे आपने इसको याद रखना है। अब सर समझो क्या बोल रहा हूं मैं, ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई बैलेंस विद अदर बैंक्स अदर देन आरबीआई, यानी कि आरबीआई के अलावा वाले मेरी जितनी भी दूसरी बैंक्स हैं उसमें मेरा कोई बैलेंस है तो उसको मैं कैसे वेरीफाई करूंगा। सर एग्जामिन करना है बीसीसीसी। सर बीसीसीसी का क्या मतलब है, देखो सर सबसे पहला बी का क्या मतलब है ना, बड़ा, यानी कि लार्ज ट्रांजैक्शंस इन इंटरबैंक मेरे को देखने पड़ेंगे। एक बैंक का दूसरे बैंक से इधर बात चल रही तो लार्ज ट्रांजैक्शंस मेरे को देखने पड़ेंगे इंटरबैंक में, लार्ज बोले तो बड़ा। उसके बाद सी क्या है ना अगला, कंप्लीटनेस, यानी कि जो भी डेबिट क्रेडिट के चार्जेस थे, क्रेडिट थे, इंटरेस्ट के, वो कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है ना, वो मेरे को वो देखना है। देखो नो डेबिट फॉर चार्जेस और क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग, यानी कि कोई भी डेबिट की एंट्री क्रेडिट की एंट्री आउटस्टैंडिंग नहीं थी ना, फिर कोई भी चेक क्लियरिंग में नहीं गया है, ठीक है, तो सी फॉर क्लियरिंग, ये तीसरा सी है। और ये सीसी क्या है ना सर, सीसी बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड आउटस्टैंडिंग ऑन क्लोजिंग डेट हैव बीन क्रेडिटेड, यानी कि क्लोजिंग डेट क्रेडिटेड, ये 2 सी है, क्लोजिंग डेट का और क्रेडिट का। तो अपने को ऐसे याद रखना है, बिल्स जो भी मैंने भेजे थे कलेक्शन के लिए और जो आउटस्टैंडिंग थे वो सारे के सारे क्रेडिट हो गए हैं ना, वो मेरे को चेक करना है, ठीक है सर। तो ऐसे याद रखना है अपने को बीसीसी सीसी।
अब ऑडिट प्रोसीजर टू वेरीफाई मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, यानी कि मनी एट कॉल क्या होता है ना, जो एक बैंक दूसरे बैंक को देता है। अब कॉल लोन है ना वेरीफाई अपने को करने सर्टिफिकेट्स के साथ और कॉल लोन रिसिट्स के साथ, ये बात को आपने ध्यान रखना है। इंटरेस्ट अपने को देखना है कि उसका प्रॉपर्ली अकाउंटिंग हुआ है कि नहीं इंटरेस्ट का। उसके बाद एग्रीगेट बैलेंस इन रजिस्टर अपने को टैली करना है कंट्रोल अकाउंट के साथ, यानी कि जनरल लेजर में जो मेरा कंट्रोल अकाउंट होता है ना उसके साथ वो बैलेंस को मेरे को टैली करना है। और रीपेमेंट मेरे को देखना है बोरोइंग बैंक से आया है कि नहीं, यानी कि मेरे को पैसा मेरा वापस मिला है कि नहीं। कॉल लोन जो कॉल लोन में दे रहा हूं ना और कॉल लोन में ले रहा हूं ना उसको मैं नेट ऑफ नहीं करूंगा, दोनों को ग्रॉस पे दिखाऊंगा। ये बात का आपने ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकता है हमारा आईसीआई। क्वेश्चन नंबर 12, ऑडिट प्रोसीजर टू वेरीफाई इन्वेस्टमेंट्स। मेमोरी टेक्निक क्या है सर, पीएससी। पीएससी यानी क्या करूंगा ना, इन्वेस्टमेंट के लिए पहले मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा। तो कैसे करूंगा सर, कागजात को देख के, ठीक है। उसके बाद देखो पीएससी जो है ना, पी फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, एस फॉर सेपरेशन, ई फॉर एग्जामिनेशन। देखो सर पहला क्या है ना फिजिकल वेरिफिकेशन बोले तो कागजात के जरिए। दूसरा क्या है ना सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, यानी कि सेपरेट डिपार्टमेंट होता है हर एक बैंक में इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, उसका मेरे को देखना है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो। और एग्जामिनेशन ऑफ तीन चीजें क्या सर, आरडीवी, रिकंसिलिएशन, डॉक्यूमेंट्स एंड वैल्यूएशन। देखो सर आपको है ना 5 पॉइंट लिखने हैं और अंदर अपने हिसाब से 1-2 लाइन लिख देनी है, इतना चेक नहीं करेंगे आईसीए वाले इसमें, तो खाली ये 5 पॉइंट आपके मैच होने जरूरी है, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ करके 3 अलग अलग आपने पॉइंट लिख देने, ठीक है, अंदर 1-2 लाइन लिख देना। सिमिलरली ऑडिट प्रोसीजर टू वेरीफाई एडवांसेस में आपने ये 3 पॉइंट लिखने हैं, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स और रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांस, उसके अंदर 1-2 लाइन आप अपने हिसाब से लिख देना। ऑडिट अप्रोच फॉर एनपीए इंपॉर्टेंट है। देखो सर कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है सेल परचेज दोनों के लिए। सबसे पहले तो जो एनपीए है वो बोर्ड की पॉलिसी के हिसाब से होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, ओनली सच एनपीए सोल्ड विच रिमेन्ड एनपीए इन बुक्स ऑफ बैंक फॉर एटलीस्ट 2 years, यानी 2 साल तक एनपीए रहना चाहिए, उसके बाद ही बेचेंगे, ठीक है सर। तीसरा, एनपीए अपने को कैश बेसिस पे ही बेचना है, कैश आने चाहिए उसके सामने। असेट सोल्ड और परचेज्ड विदाउट रिकोर्स ओनली, सर विदाउट रिकोर्स यानी कि बैंक की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, विदाउट लायबिलिटी। बैंक हैज नॉट परचेज्ड एनपीए विच इट ओरिजिनली सोल्ड, यानी कि बेच दिया तो बेच दिया सर, तो बैंक को वापस से अपने को देखना है क्या एग्जामिन करने ऑडिटर को कि बैंक ने वही वाला एनपीए तो परचेज नहीं कर लिया जो कि उसने ओरिजिनली बेचा था, बेच दिया तो बेच दिया, परचेज नहीं करना है। अब सेल ऑफ एनपीए के लिए क्या बातें देखनी है, देखो सर सेल अगर होगी ना एनपीए की तो वो देखना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से रिमूव हो जाना चाहिए सेलिंग बैंक के, ठीक है सर। उसके बाद मान लो नेट बुक वैल्यू 120 की और सेल प्राइस 100 का, यानी कि जो लॉस होगा ना वो मेरे को पीएनएल में डेबिट करना पड़ेगा, ये रहा मेरा दूसरा पॉइंट। लेकिन मान लो अगर उल्टा हो गया, सेल प्राइस 120 की और नेट ये जो अपना नेट बुक वैल्यू है ना वो 100 का, यानी कि 20 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो गया, तो इससे लॉस रिवर्स नहीं होगा, अदर एनपीए के लॉस से ये एडजस्ट हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। यही चीज लिखी है इंग्लिश में, एक बार देख लेना। परचेज ऑफ एनपीए के लिए मेरे को क्या चीजें ध्यान में रखनी है, देखो सर एनपीए शुड बी सब्जेक्टेड टू प्रोविजनिंग रिलेवेंट टू क्लासिफिकेशन, यानी कि जब भी मैं एनपीए को परचेज करूंगा ना तो मैं उसका क्लासिफिकेशन करूंगा कि वो एनपीए कौन से क्लास पे बिलोंग करता है। उसके बाद मैं क्या है ना उसको 100% रिस्क वेट असाइन करूंगा, और जाहिर सी बात है एनपीए है तो रिस्की होगा ना, तो 100% रिस्क वेट में उसको असाइन करूंगा। और तीसरी बात देखो सर, मान लो एनी रिकवरी ऑफ एनपीए परचेज फ्रॉम अदर बैंक्स इज फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट और बैलेंस को मैं प्रॉफिट बोलूंगा। देखो सर 120 का है ना मेरे को वो एनपीए से रिकवरेबिलिटी हो गई, यानी कि मेरे को वो पैसा वापस मिल गया, ठीक है। और 100 में मैंने वो खरीदा था, तो पहले 120 में से मैं क्या करूंगा 100 को एडजस्ट कर दूंगा एक्विजिशन कॉस्ट के सामने और 20 को मैं प्रॉफिट के रूप में दिखाऊंगा। बस इतना याद रखना है, ये आसान भाषा में मैंने आपको इधर समझाया। एमसीक्यू के लिए कुछ पॉइंट्स है, लिमिट्स हैं, देख लेना सर क्या है, सुन लो। अकाउंट विद टेम्पररी डेफिशिएंसीज, क्या बोलना चाह रहे हो सर, बैंक्स शुड नॉट क्लासिफाई एन एडवांस अकाउंट एज एनपीए merely due to some deficiency which is temporary, like non-availability of drawing power based on latest available stock statement, balance outstanding exceeding limit temporarily and non-renewal of limits on due date। आसान भाषा में इतना बोल रहा है, थोड़े टाइम के लिए अगर बंदे ने पैसा नहीं दिया तो अपन उसको एनपीए नहीं बोलेंगे, ठीक है सर। खाली ये इतनी सी चीजें होंगी ना कि उसका थोड़ी टाइम के लिए एक्सीड हो गया लिमिट, या तो फिर वो स्टॉक स्टेटमेंट उसका ड्रॉइंग पावर, जो उसका ड्रॉइंग पावर है ना विड्रॉल का पावर, वो बराबर नहीं था सर स्टॉक स्टेटमेंट पे, थोड़ी सारी शॉर्ट टर्म टेम्पररी चीजों के कारण मैं उसको ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो एनपीए है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक स्टेटमेंट है ना 3 महीने की ही होनी चाहिए, मतलब कि 3 महीने पुरानी होनी चाहिए, उससे पुरानी नहीं चलेगी। स्टॉक स्टेटमेंट जो कि मैं देख रहा हूँ ड्राइंग पावर के लिए शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 months, यानी कि पिछले 3 महीने तक की चलेगी, उससे पुरानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसको मैं इररेगुलर बोल दूंगा। तीसरी बात सर समझो, आधे साल में रिव्यू नहीं तो एनपीए, क्या बोल रहा है सर, 365 साल का आपका दिन होता है, सॉरी 365 दिन का आपका साल होता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ अकाउंट जिधर रेगुलर और एडॉक लिमिट्स रिव्यू नहीं होती है ना विद इन 180 डेज, वो एनपीए हो जाते हैं, यानी कि 180 डेज यानी कि आधा साल, तो आधे साल में आपने रिव्यू करना पड़ेगा, नहीं तो क्या बनाऊंगा मैं उसको एनपीए बनाऊंगा। ये आपको एमसीक्यू में पॉइंट आ सकता है कि आधे साल में आपको रिव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद जो असेट क्लासिफिकेशन है ना वो बोरोवर वाइज होता है, फैसिलिटी वाइज नहीं होता है। ऑल फैसिलिटीज ग्रांटेड बाय बैंक टू बोरोवर ट्रीटेड एज एनपीए एंड नॉट पर्टिकुलर फैसिलिटी, यानी कि मिस्टर ए मिस्टर बी मेरे को ऐसे देखना है, बोरोवर वाइज मैं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्रेडिट कार्ड ओडी सीसी टर्म लोन उसके हिसाब से नहीं करूंगा, यानी कि क्या बोल रहा हूँ सर, मिस्टर ए का अगर क्रेडिट कार्ड में उसने डिफॉल्ट किया ना तो उसके पूरे के पूरे सबको मैं क्या बोलूंगा पूरा एनपीए हो गया। ऐसे एक एक का नहीं करूंगा कि मिस्टर ए का क्रेडिट कार्ड में फिर मिस्टर बी ए का ये ओवरड्राफ्ट में, ऐसा मैं एक
एक का नहीं करूंगा, क्या बोल रहा हूँ, ऑल फैसिलिटीज ग्रांटेड बाय बैंक टू बोरोवर, सबको मैं एनपीए बोल दूंगा, ठीक है। मिस्टर ने एक में भी डिफॉल्ट किया तो वो टोटल एनपीए में चला जाएगा। अब गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस, गवर्नमेंट बोले तो मोदी जी की गारंटी। सर क्या बोल रहे हैं सर, समझो बहुत मजा आएगा। अगर तो गवर्नमेंट गारंटी कर रही है ना कोई भी एडवांस, यानी कि एडवांस दिया गया है बैंक के द्वारा और गवर्नमेंट ने गारंटी किया है कि हाँ भैया मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर वो एनपीए बन गया ना तो लोन पे जो इंटरेस्ट आएगा ना वो रियलाइजेबल बेसिस पे इनकम मानेंगे, यानी कि जब पैसा आएगा तभी अपन उसको क्या मानेंगे सर, इनकम मानेंगे। क्या बोला है देखो सर, इंटरेस्ट ऑन सच एडवांस शुड नॉट बी टेकन टू इनकम अनलेस इट इज रियलाइज, यानी कि रियलाइजेबल बेसिस पे हम इंटरेस्ट को इनकम मानेंगे। अब अगर मोदी जी ने धोखा दिया तो एनपीए हो जाएगा। सर मोदी जी ने धोखा दिया यानी कि देखो सर क्या हुआ ना सर, समझो, फॉर द पर्पस ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन क्रेडिट फैसिलिटी बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो मोदी जी ने गारंटी दी थी ना ओवर ड्यू तो हो गई, वो एनपीए में कब मानूंगा, अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने धोखा दे दिया, यानी कि गारंटी का टाइम तो आ गया लेकिन मोदी जी ने धोखा दे दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में ऐसा होता है, मोदी जी अगर धोखा दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर धोखा दे देगा तो मैं एनपीए मान लूंगा। लेकिन स्टेट के केस में ऐसा नहीं होता है। स्टेट के केस में क्या होता है ना, मोर देन 90 दिन से बाकी है तो एनपीए हो जाएगा। देखो सर मैंने वही बोला है, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी के केस में क्या होता है, एडवांस को मैं क्या मानूंगा, एनपीए, अगर तो ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में रेप्यूडिएट हो जाएगी गारंटी, रेप्यूडिएट यानी कि धोखा हो जाएगा ना तो एनपीए, यानी कि गारंटी का मना कर दिया बाद में तो एनपीए हो जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट के केस में 90 दिन से बाकी है तो एनपीए हो जाएगा। अब मोदी जी और बैंक ने सेटिंग कर लिया, यानी कि वो लोग गारंटी को इन्वोक ही नहीं कर रहे हैं ना, तो लफार में ये बता दूंगा, लफार बोले तो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। देखो सर वही है कि बैंक ने अगर इन्वोक ही नहीं की गारंटी, मोदी जी और यानी कि मोदी जी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंक ने सेटिंग कर लिया और वो गारंटी को इन्वोक नहीं किया ना, तो लफार में बात चली जाएगी। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में मैं विद रीजनिंग ये बात को बता दूंगा, ठीक है। इसको मैंने हिंदी में करके दिया ताकि आप लोग के लिए क्या रहे सर, आसान रहे पढ़ना। देखो सर अगला है एग्रीकल्चरल एडवांस। देखो सर जो एनपीए है ना वो क्रॉप के सीजन के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा। एनपीए नॉर्म्स है ना, देखो सर वो अप्लाई होंगे इन अकॉर्डेंस विद क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन बोले तो जो भी उनका क्रॉप सीजन चलता है ना सर, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के हिसाब से, उसके हिसाब से होगा। अब जो एनपीए है ना, पहले मैंने बोला सीजन के हिसाब से होगा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टर्म के हिसाब से होगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो क्रॉप्स होंगे ना उसके हिसाब से अपन एनपीए का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। अगली बात एनपीए एमसी। सर व्हाट डू मीन बाय एनपीए एमसी, इंश्योर करने की जो नॉर्म्स है ना सर एनपीए के, वो मास्टर सर्कुलर में जो बताए गए हो ना वैसे हो। देखो मास्टर सर्कुलर और लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर, यानी मास्टर सर्कुलर एक होता है कि किसको हमको देना है ये लोन प्रायोरिटी सेक्टर के हिसाब से। इंश्योर करने के जो नॉर्म्स है ना आर एप्लीकेबल टू ऑल डायरेक्ट एग्रीकल्चरल एडवांसेस लिस्टेड इन मास्टर सर्कुलर, यानी कि एनपीए के नॉर्म्स का क्लासिफिकेशन और एनपीए नॉर्म्स किसको एप्लीकेबल होंगे, मास्टर सर्कुलर के हिसाब से एप्लीकेबल होंगे, जिसको भी मास्टर सर्कुलर लगेगा, ठीक है। और अगला बात, फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स अदर देन स्पेसिफाइड इन सर्कुलर, यानी कि सर्कुलर के अलावा वाले, देखो सर मास्टर सर्कुलर के अलावा वाले मैंने कट किया है। इंश्योर करने के आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनपीएस हैज बीन डन ऑन सेम बेसिस एज नॉन एग्रीकल्चरल एडवांसेस, तो उसको हम एग्रीकल्चर एडवांस मानेंगे नहीं, उसको हम ना मानेंगे, ना बोले तो नॉन एग्रीकल्चरल एडवांस। चार बातें कैसे याद रखनी है, पहले एनपीए का क्लासिफिकेशन सीजन के हिसाब से होगा, फिर टर्म के हिसाब से होगा, फिर मास्टर सर्कुलर में जो होगा उस पर एप्लीकेबल होगा, और अगर मास्टर सर्कुलर नहीं है ना तो नॉन एग्रीकल्चर एडवांस के रूप में अपन उसको ट्रीट करेंगे। अगली बात सर क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 18 रीस्ट्रक्चर्ड एडवांस। रीस्ट्रक्चरिंग से क्या मतलब है ना मेरा सर, समझो रीस्ट्रक्चरिंग इज एन एक्ट इन विच लेंडर बोलते लोन देने वाला, वो क्या करता है ना सर, वो मॉडिफिकेशन करता है टर्म्स का, बोलेगा कि ठीक है चलो 1 साल के लोन को मैं 2 साल में कर देता हूं, ऑल्टरेशन कर रहा है इंस्टॉलमेंट अमाउंट को, ऑल्टरेशन कर रहा है रीपेमेंट पीरियड का, यानी कि वो कंसेशन दे रहा है किसको सर, बोरोवर को वो कंसेशन दे रहा है, वो चीजों को मतलब वो क्या बोल रहे हैं ऑल्टर कर रहा है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट रीपेमेंट पीरियड, वो बोल रहा है कि चलो मैं आपको थोड़ा ज्यादा कंसेशन देता हूं। अब ऐसे केस में क्या है ना, ऑडिटर को आरबीआई सर्कुलर से सबसे पहली बात कंप्लायंस वेरीफाई करना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा कि आरबीआई सर्कुलर के हिसाब से चीजें चल रही है या नहीं चल रही है। उसके बाद बैंक्स कैन नॉट रीस्ट्रक्चर अकाउंट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि पिछले इफेक्ट से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो बैंक है ना वो रीस्ट्रक्चर नहीं कर पाता है अकाउंट्स, वो आगे आने वाले लोन्स के लिए कर पाता है, पीछे के वो लोन्स को कुछ नहीं कर पाता है। अगली बात, बैंक्स में रीस्ट्रक्चर द अकाउंट्स क्लासिफाइड अंडर स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल, यानी कि स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल वाले जो अकाउंट्स है ना जो इन कैटेगरी में डाले गए, खाली वही वाले अकाउंट्स रीस्ट्रक्चर हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं। देखो सर बैंक रीस्ट्रक्चर कर सकता है ये वाले अकाउंट, इसके अलावा वाले नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा हूं ना, अगर तो कोई रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है ना अकाउंट का, इसका मतलब कि अकाउंट वीक है, वो तो जाहिर सी बात है वीक है, तभी तो उसको ऑल्टरेशन करने का मौका दे रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग पे अकाउंट है ना डाउनग्रेड हो जाएगा स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड पे, लेकिन एनपीए है ना वो सेम कैटेगरी में रहेंगे, एनपीए को कुछ भी नहीं होने वाला। ऑडिटर्स नीड टू कंसिडर वेदर प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट्स फॉर विच पेंडिंग अप्रूवल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि सरकारी एप्लीकेशन जैसे काम अगर होंगे ना तो प्रोविजन करना पड़ेगा। यानी कि सर क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है, ऑडिटर बोल रहे हैं कि प्रोविजन आपको करना पड़ेगा अगर तो पेंडिंग अप्रूवल है रीस्ट्रक्चरिंग, तो सरकार में कैसे पेंडिंग अप्रूवल होते हैं, यस सर बस उसकी बात कर रहा हूं। तो वैसे सारे सरकारी एप्लीकेशन जैसे काम में मेरे को प्रोविजन करना पड़ेगा। सर 1 मिनट मेरे को पानी पी लेने दो सर। चलो सर चलो, एक तो बहुत गलत टाइम पे तबीयत खराब हो गई है, मेडिसिन में लेके बैठा हूँ, पर आपको ये चैप्टर करवाना ज़रूरी है। चलो सर
क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ सर फटाफट से। ये वाला आपने पॉइंट समझ लिया क्या सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, कंप्लायंस वेरीफाई करेंगे आरबीआई सर्कुलर के साथ, पहले के अकाउंट को हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रीस्ट्रक्चर करेंगे वही वाले अकाउंट जो कि स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल होंगे। एनपीए वालों को कुछ नहीं हो सकता, वीक अकाउंट होगा जो रीस्ट्रक्चर किया, और सरकारी एप्लीकेशन जैसे पेंडिंग वाले काम में प्रोविजन बनाना पड़ सकता है। अगली बात सर, फिक्स एसेट और अदर एसेट्स को देखो सर, इधर ना आपने कॉमन पॉइंट्स लिख देना है, मॉड्यूल में बहुत कचरा पेटी था वो सब मैंने काट दिया। कॉमन पॉइंट्स बोले तो क्या करना है ना, सबको एक दो लाइन में आपने एक्सप्लेन कर देना है। फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट शेड्यूल होगा तो अपने ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करना है, टाइटल डीड आपको देखनी है लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह की, रिकंसाइल आपको करना है फिक्स एसेट रजिस्टर का अमाउंट बैलेंस ये लेजर के बैलेंस के साथ, ठीक है सर। अगर तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रीमाइसेस है तो उनको सेपरेट हेडिंग में दिखाना है, प्रीमाइसेस अंडर कंस्ट्रक्शन। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट के लिए आपको बिल्स चेक करने, और लीज्ड फिक्स एसेट्स के लिए आपको क्या करना है, ES 19 लीजेस वाला देखना है। बोनस से आपको मैं दे रहा हूँ, अगर तो कोई भी क्वेश्चन है और आपको पता नहीं है क्या रखना है तो पीएनएल आइटम में आपने एक एक लाइन लिखनी है उनके एजर्शंस को चेक करने में। एजर्शन बोले तो अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ के बारे में आपने एक एक लाइन लिख देनी है कि ये एसर्शंस को आपने कैसे चेक करना है। बैलेंस शीट आइटम में भी क्या करना है, आपने एक एक लाइन लिख देनी है कि एक्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये बैलेंस शीट के एसर्शंस है तो इसको आपने कैसे चेक करना है उसके बारे में एक एक लाइन लिख के आ जाना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, वो बैंकिंग वालों का है, एमसीक्यू में आने के इसके हाई चांसेस है। सर देखो सर, बैंकिंग की जब भी बात आती है तो दो वर्ड्स आपके दिमाग में आने चाहिए, स्ट्रेस टेस्टिंग और बेसल 3 फ्रेमवर्क। सर समझो, अब सबसे पहला क्या होता है, टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल। टायर 1 कैपिटल में क्या आता है ना, शेयर कैपिटल, डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स। बैंक का हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होता है टायर 1 कैपिटल, क्योंकि वो फुल्ली अवेलेबल होता है लॉसेस कवर करने को। टायर 2 कैपिटल में क्या आता है ना, सर्टन रिजर्व्स और सर्टन टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटेड डेट। अब देखो सर, सीआरडीआर, सर सीआरडीआर का मतलब क्या है सर, डेबिट क्रेडिट? मैंने बोला नहीं सर, जो मेरा टायर 1 कैपिटल है उसमें डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स आएंगे बोले तो डीआर, और जो मेरा टायर 2 कैपिटल है उसमें सर्टन रिजर्व्स आएंगे बोले तो सीआर। लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो टायर 2 कैपिटल की है ना, इज लोअर देन टायर 1 कैपिटल, यानी कि जो ये 1 है ये 2 है, ठीक है। अब लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वो किसकी ज्यादा है सर, 1 की ज्यादा है, 2 की कम है सर। देखो लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ टायर 2 कैपिटल इज लोअर देन टायर 1, तो ये डायग्राम याद रखना, 1 2 राइट रॉन्ग, 1 2 राइट रॉन्ग, यानी कि जो सेकंड की है ना सर, जो टायर 2 की है ना, वो लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी कम है। उसके बाद अगला पॉइंट जो कि एमसीक्यू के लिए जरूरी है, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या है, एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड्स डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। आरबीआई क्या चाहता है ना कि कितना मिनिमम होना चाहिए, सीआरआर 9% का होना चाहिए सर। सीआरआर बोले तो ये कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई हाउस लोन है, तो हाउस लोन में कितना रिस्क वेट होता है ना, 75 लाख तक की लोन होती है तो 50% का, 75 लाख से ऊपर की होती है तो 75% का, और 75 लाख से ऊपर की अगर होती है तो 100% का, अगर तो वो रियल एस्टेट का लोन है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने बोला हाँ सर। देखो सर, इधर 75% इधर 100%, ऐसा क्यों? ये रियल एस्टेट की लोन की बात है, ठीक है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझो, हाउस लोन अगर है ना सर 60 लाख की, 60 लाख की यानी कि पहले कैटेगरी में आ रही है, तो 50% का रिस्क वेट होगा, यानी कि 30 लाख का होगा। तो ये हमको डिनोमिनेटर में लेना है सीआरआर फॉर्मूला के, यानी कि ये जो रिस्क वेटेड एसेट है ना इसके इधर लेना है अपने को, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ सर, एमसीक्यू पर्पस के लिए काम का है। अगली बात, कंटेंजेंट लायबिलिटी के एग्जांपल बता दो। सर सबसे पहला क्या है ना, क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, ये बीएसी के नहीं है, बैंक है। तो मैंने बोला कोई कोर्ट केस चल रहे हैं क्लेम्स के, उसके बारे में इधर बात चल रही है। दूसरा, लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट। मान लो 10 रुपए का शेयर है, मैंने 6 पेड अप कर दिया और 4 अभी मेरे अनपेड है, तो वो मेरा पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी मेरा कंटेंजेंट लायबिलिटी है। तीसरा, एसएफएम। एसएफएम बोले तो मेरा फॉरवर्ड एक्सचेंज और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई भी लायबिलिटी अगर होगी तो वो मेरी कंटेंजेंट लायबिलिटी है। चौथा, कोई गारंटी मैंने मेरे कंस्टिट्यूएंट को दी होगी ना सर, तो वो मेरी कंटेंजेंट लायबिलिटी है। कंस्टिट्यूएंट बोले तो कोई सब्सिडरी कंपनी को दी होगी। और एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस जो कि बिल्स के होते हैं ना सर, उसके बारे में कोई बात की गई होगी तो वो मेरी कंटेंजेंट लायबिलिटी होगी। अगली बात, ऑडिट अप्रोच क्या रहेगा कंटेंजेंट लायबिलिटी के लिए? मेमोरी टेक्निक समझ लो, ऑफ ईयर लॉस। सर कंटेंजेंट लायबिलिटी एक ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, तो ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा मैनेजमेंट से कि ऑल ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस हैज बीन अकाउंटेड इन बुक्स एज एंड व्हेन सच ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस, यानी कि कंप्लीट है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जितने भी ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है वो दिखाए गए हैं और अकाउंट किए गए हैं प्रॉपर्ली। अगली बात क्या है सर, कंप्लायंस। कंप्लायंस बोले तो जितने भी ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है ना, हैव बीन एंटर्ड आफ्टर ड्यू प्रोसीजर, यानी कि ड्यू प्रोसीजर को कंप्लाई करने के बाद ही उसको मैंने बुक्स में डाला है। तीसरी बात, ऑल ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स, यानी कागजात बराबर हैं क्या, ठीक है। उसकी अगली बात, ऑल ईयर एंड कंटेंजेंट लायबिलिटीज डिस्क्लोज हुई है, यानी कि दिखाई गई है क्या, वो मेरे को देखना है सर, ठीक है। और अगली बात, डिस्क्लोज द कंटेंजेंट लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड क्रिस्टलाइज्ड लायबिलिटीज व्हिच आर ऑफ द नेचर ऑफ लॉस और एक्सपेंस एंड रिक्वायर्स क्रिएशन ऑफ प्रोविजन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो सर, यानी कि लॉस वाली नहीं होनी चाहिए जो कि पीएनएल में जाएगी, जो कंटेंजेंट लायबिलिटी है वो लायबिलिटी वाली होनी चाहिए जो कि बैलेंस शीट में आएगी। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। जो कंटेंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज में कर रहा हूं ना, वो लायबिलिटी वाली होनी चाहिए, लॉस वाली नहीं होनी चाहिए, बस इतना याद रखना। देखो लॉस पीएनएल में जाता है, वो नहीं होना चाहिए, बैलेंस शीट वाला होना चाहिए। देखो डू नॉट इंक्लूड क्रिस्टलाइज्ड लायबिलिटीज जो कि लॉस हो, ठीक है। कौन सी होनी चाहिए सर, लायबिलिटी वाली होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। अब अगली बात,
एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन। सर कैसे याद रखोगे इसको? L3 के रूप में आपको इसको याद रखना है। सर L3 बोले तो LOC लायबिलिटी। सर L ठीक है, L3 इवेल्युएट करना है अपने को एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेरे को एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई करना है लेटर ऑफ क्रेडिट के बैलेंस को बैंक रजिस्टर से। तो इधर भी LOC BR आपको ऐसे याद रखना है। देखो पहला L दूसरा L, ये क्या है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट का इंटरनल कंट्रोल, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट को बैंक रजिस्टर से मैच करना है, और तीसरा एग्जामिन करना है वेदर बैंक इनकर्ड पोटेंशियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड इफ यस अमाउंट, यानी कि बैंक ने कोई भी लायबिलिटी को क्या किया है सर, इनकर किया है क्या, और अगर होगा तो लायबिलिटी का अमाउंट क्या होगा। तो पहला L इज फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट, दूसरा भी लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए, तीसरा किसके लिए, लायबिलिटी। देखो सर पोटेंशियल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बोले तो लायबिलिटी, ऐसे आपको इसको याद करना है। और बिल्स फॉर कलेक्शन के क्या ऑडिट प्रोसीजर्स रहेंगे वो आपने ध्यान में रखना है। सर समझो क्वेश्चन नंबर 1, एंश्योर करो कि बिल्स ड्रॉन ऑन अदर ब्रांचेस ऑफ बैंक आर नॉट इंक्लूडेड इन बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन यानी कि आया, और बिल्स ड्रॉन ऑन अदर ब्रांचेस ऑफ बैंक यानी कि गया। तो आया गया, ये आपका पहला पॉइंट है, आया गया ऐसे आपने याद रखना है। ठीक है सर, बिल्स फॉर कलेक्शन के ऑडिट प्रोसीजर का पहला पॉइंट है आया गया। दूसरा पॉइंट है रजिस्टर। सर व्हाट डू मीन बाय रजिस्टर? वेरीफाई अपने को करने हैं आउटवर्ड बिल्स फॉर कलेक्शन जो है वो रजिस्टर में है कि नहीं, यानी कि रजिस्टर में उसकी एंट्री हुई है या नहीं हुई है। तीसरा पॉइंट है सब्सिक्वेंट, यानी कि एग्जामिन करने कलेक्शंस मेड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट टू ऑब्टेन एविडेंस ऑफ एक्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस, यानी कि कोई भी कलेक्शंस अगर मैंने किए हैं बैलेंस शीट के डेट के बाद 31 मार्च के बाद, तो वो मेरे को देखना है। और चौथी बात, एग्जामिन मेरे को करना है प्रोसीजर फॉर क्रेडिटिंग पार्टी ऑन हुज बिहाफ बिल हैज बीन कलेक्टेड। C फॉर क्रेडिटिंग, C फॉर कलेक्टेड, ये देखो C फॉर क्रेडिटिंग, C फॉर कलेक्टेड, मेरे को वही एग्जामिन करना है। प्रोसीजर फॉर क्रेडिटिंग पार्टी ऑन हुज बिहाफ बिल हैज बीन कलेक्टेड, यानी कि जिसका मेरे को बिल कलेक्शन रिसीव है उसकी पार्टी के उसके वो अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, CC, मेरे को ये बात का ध्यान रखना है। तो क्या है सर इसकी मेमोरी टेक्निक समझो सर, आया गया रजिस्टर सब्सिक्वेंट CC, आया गया रजिस्टर सब्सिक्वेंट CC। क्वेश्चन 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बता दो। नेशनलाइज्ड बैंक या तो फिर SBI अगर होगी ना तो वो रिपोर्ट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उस रिपोर्ट में क्या होगा ना, ये बहुत इजी है सर, मेमोरी टिक समझो सर। P&L, बैलेंस शीट, एक्सप्लेनेशन, रिटर्न्स, अदर्स पावर। सर क्या 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 मेरे को समझ में नहीं आया। देखो सर क्या होगा ना ऑडिट रिपोर्ट में, क्या बैलेंस शीट फुल एंड फेयर पर्टिकुलर्स दे रही है क्या, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रही है क्या, पहला बात। दूसरी बात, क्या एक्सप्लेनेशन, इन केस ऑडिटर हैड कॉल्ड फॉर एक्सप्लेनेशन, क्या उसको एक्सप्लेनेशन दिए गए क्या, यानी ऑडिटर ने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मंगाई थी, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको दी गई या नहीं दी गई। तीसरी बात, वेदर और नॉट ट्रांजैक्शंस ऑफ बैंक आर विद इन इट्स पावर्स, यानी कि जो बैंक के ट्रांजैक्शन है वो उसके पावर्स में है या नहीं है। चौथी बात, वेदर रिटर्न्स रिसीव्ड फ्रॉम ऑफिसेस एंड ब्रांचेस एडिक्वेट है क्या, यानी कि जो हेड ऑफिस होती है ना सर बैंक की, उसको ब्रांचेस से कुछ रिटर्न्स मिलते हैं, तो वो रिटर्न्स बराबर आए हैं या नहीं आए हैं। P&L जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है कि नहीं, और अदर मैटर्स। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ सर, ये मेमोरी ट्रिक बहुत इजी है तो आपको 2 बार पढ़ने से याद हो जाएगी। क्वेश्चन 26 पे आ जाओ, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। बात को समझो, ऑडिटर जो है ना मेरा बैंकिंग कंपनी का, वो सेक्शन 143 फॉलो करेगा कंपनीज एक्ट का। कारो 2020 बैंकिंग कंपनी को नहीं लगता है सर। अब कंपनीज ऑडिटर रूल्स जो है ना, उसमें ऑडिटर को देखना है, ऑडिटर को इंक्लूड करने अपने व्यूज, ऑडिटर को बताना है किस चीजों के, 5 चीजों के बारे में सर। सबसे पहली बात, whether company has disclosed the impact of pending litigation on financial position in financial statements, यानी क्या कंपनी ने झगड़े का इम्पैक्ट डिस्क्लोज किया है क्या। पहली बात, कैसे याद रखोगे सर, झगड़े का इम्पैक्ट, पेंडिंग लिटिगेशन क्या है, झगड़ा, तो उसका इम्पैक्ट मेरे को देखना है फाइनेंशियल पोजीशन पे। अगली बात सर क्या बोल रहा हूँ, वेदर कंपनी मेड प्रोविजन फॉर मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस ऑन डेरिवेटिव्स, यानी कि सट्टे का प्रोविजन बनाया कि नहीं, डेरिवेटिव्स बोले तो सट्टा, तो सट्टे का प्रोविजन बनाया कि नहीं, ऐसे याद रखना है, सट्टे का प्रोविजन, झगड़े का इम्पैक्ट, सट्टे का प्रोविजन। उसके बाद मेरे को क्या याद रखना है ना, कोई डिले हुआ है कि नहीं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पैसा डालने को, यानी कि कोई देरी हुई है क्या इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पैसा डालने को। उसके बाद मेरे को क्या ध्यान रखना है, कोई डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है क्या सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, यानी कोई भी डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ है तो वो मेरे को बताना है। तो क्या क्या है अभी तक, झगड़े का इम्पैक्ट, सट्टे का प्रोविजन, डिले और डिविडेंड। अब अगली बात सर सुन लो क्या बोल रहा हूँ, ये देखो, कंपनी ने किसी और को पैसे दिए और वो किसी और ने थर्ड पार्टी को पैसे दिए, किसी और ने कंपनी को पैसे दिए और कंपनी ने थर्ड पार्टी को पैसे दिए, ऐसा कंपनी ने किया है, लेकिन क्या कंपनी ऐसा छुपा रही है क्या, यानी देखो क्या मैनेजमेंट ऐसा बोल रही है क्या कि ऐसा हमने किया ही नहीं है, वो बारे में ये बताना है किसको सर, ऑडिटर को बताना है। सर ये देखो वही चीज है, इंग्लिश में लिखी हुई है तो आपको देख लेना, इधर आसान भाषा में समझो, कंपनी ने किसी और को पैसे दिए, उस किसी और ने थर्ड पार्टी को दिए, या किसी और ने कंपनी को दिए, कंपनी ने थर्ड पार्टी को दिए, तो ये क्या है ना, मैनेजमेंट ने छुपाया होगा। तो बस वही मेरे को बताना है कि क्या मैनेजमेंट ने ऐसा छुपाया है क्या, वही देखो बात इधर लिखी हुई है। और ऊपर का जो 2 मैंने बोला ना, ये जो 2 मैंने नहीं बोला, ये वाले ऊपर के 2 कंपनी अदर कंपनी, ये वाला, उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। ठीक है सर, तो आप ऐसे शॉर्ट में उधर लिख दोगे तो भी चल जाएगा एग्जाम में, मैंने आपको वही शॉर्ट करके समझाया है। ये क्वेश्चन में मैं जहां भी लैंडिंग बोल रहा हूँ वहां इन्वेस्टिंग पॉइंट भी कवर है, इस बात का ध्यान रखना।
ठीक है सर। अगला पॉइंट पे आ जाओ सर, LFAR। सर व्हाट डू मीन बाय LFAR? LFAR बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, लफार। अब सर समझो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट का क्या है ना, गिवन बाय स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर एज वेल एज स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, यानी कि मेन ऑडिटर जो है ना स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर और ब्रांच ऑडिटर जो है ना वो दोनों के दोनों, क्या बोल रहा हूं सर मैं, दोनों के दोनों क्या करेंगे सर, वो ये लफार बना के देंगे। क्वेश्चनर फॉर्म में होता है हमारा लफार, इसमें ना ABCDI के बारे में बातें होती है। ABCDI बोले तो सुन लो सर, ABCDI बोले तो एडवांस, बैंक बैलेंस, कैश, डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट्स, इसके बारे में इसमें बातें होती है। अब जो मेरा स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर है ना वो सबमिट करेगा स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर को, कंसोलिडेशन उसका होगा हेड ऑफिस पे। स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर को एक बार मिल गया ना सर वो, तो वो सबमिट कर देगा मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट सबमिट कर देगा ऑडिट कमेटी और बोर्ड को अलोंग विद द एक्शन टेकन टू रेक्टिफाई रेगुलरिटीज इरेगुलरिटीज, यानी कि मैनेजमेंट बताएगा कि क्या क्या एक्शन मैंने लिया है चीजों को सुधारने के लिए। तो आप इसका पूरा फ्लो देखो क्या लिखा है, गिवन बाय स्टैट्यूटरी ब्रांच एज वेल एज स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। तो स्टैट्यूटरी ब्रांच किसको देता है सर, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर को देता है, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर मैनेजमेंट को देता है और मैनेजमेंट देता है ऑडिट कमेटी और बोर्ड को, ठीक है सर। कॉपी ऑफ लफार और एजेंडा नोट है ना सबमिट करेंगे अपन RBI को 60 दिन के अंदर अंदर ऑफ सबमिशन ऑफ लफार बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट लिमिट है, देख लेना। उसके बाद रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट का कंटेंट, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर जो रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट देता है ना उसमें क्या होता है ना, रम एलसी ये होता है सर। व्हाट डू यू मीन बाय रम एलसी? रिपोर्ट ऑन इंस्टेंसेस ऑफ एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन रूरल एरियाज। तो R फॉर रेशियो, यानी कि दिया लिया रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट, क्रेडिट यानी कि देखो सर डिपॉजिट यानी कि जो भी मैंने क्या किया सर अंदर दिया, और क्रेडिट यानी कि जो मैंने बाहर निकाला। तो दिया लिया रेशियो यानी कि डिपॉजिट यानी कि लिया, क्रेडिट यानी कि लिया, तो दिया लिया रेशियो ऐसे आपको याद रखना, ठीक है। R फॉर रेशियो। फिर अगला क्या है ना RMLC में यू बोले तो सर्टिफिकेट फॉर कस्टडी ऑफ अनयूज्ड बैंक रिसिट फॉर्म्स एंड यूटिलाइजेशन। तो यू बोले तो अनयूज्ड बैंक रिसिट्स। M बोले तो क्या सर, मैनेजमेंट, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। वो जो मेरा रिपोर्ट है ना उसमें क्या होना चाहिए, असेट लायबिलिटी का मैनेजमेंट कैसे किया है सर बैंक ने वो बता होना चाहिए। LC यानी कि लफार होना चाहिए, जो कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, और रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद SLR रिक्वायरमेंट्स, ठीक है सर, वो होना चाहिए उसके अंदर। तो रम LC का मेमोरी टेक्निक है, अच्छे से याद कर लेना। कॉन्करेंट ऑडिट की बात करो सर फटाफट से, सुन लो सर। कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है ना, ये चालू रहता है, यानी कि साल भर चालू रहता है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं वैसे वैसे कॉन्करेंट ऑडिट होता जाता है। कौन करता है सर, यहाँ तो इंटरनल स्टाफ करता है बैंक का, जो कि ऑपरेशंस नहीं कर रहा हो बैंक के, यानी कि वो बैंक के काम में नहीं जुटा हुआ हो, खाली उसका काम क्या हो सर कॉन्करेंट ऑडिट करने का। यहाँ तो बाहर का कोई ऑडिटर भी कर सकता है। देखो सर क्या पर्पज है ना इसका, कि बैंक के ट्रांजेक्शन्स क्या साल भर चलते रहते हैं, तो साथ में ही अगर कोई ऑडिट करेगा ना तो कोई भी अगर दिक्कत होगी ना तो उसी के उसी टाइम बता देगा। ये इसका क्या है ना सर रोल है, स्कोप है ना। कौन डिटरमाइन करता है, बैंक का सेंट्रल इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद ACB बोले तो ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या करना है अपने को, चेक करना है हाई रिस्क के ट्रांजैक्शन यानी जो करोड़ों में होते हैं ना वो अपने को चेक करने होते हैं कॉन्करेंट ऑडिट के जरिए। RBI की गाइडलाइंस अपने को फॉलो करनी पड़ती है। क्या एरियाज होते हैं सर हमारे कॉन्करेंट ऑडिट में, कैश होता है, डिपॉजिट होता है, एडवांस होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेक्स होता है, हाउसकीपिंग होता है, अदर आइटम्स होते हैं। बैंक का मर्जी है कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर कर रहे हैं या इंटरनल स्टाफ से करवा रहे हैं। अगर तो इंटरनल स्टाफ है ना तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो ऑपरेशंस में नहीं लगा होना चाहिए। अब टेन्योर कितना होता है एक्सटर्नल कॉन्करेंट ऑडिटर का, मैक्सिमम 5 साल होता है सर कंटिन्यूअस बेसिस पे, ठीक है सर। मल्टीपल ब्रांचेस का अगर मैं कर रहा हूं तो 5 साल हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर ब्रांच का मैं मैक्सिमम 3 साल कर पाऊंगा। तो कैसे याद रखना है, देखो सर 5 इज फॉर मल्टीपल ब्रांचेस एंड 3 इज फॉर सिंगल ब्रांच, ठीक है सर। 3 किसके लिए सर, सिंगल ब्रांच के लिए। अगर तो एक्सटर्नल ऑडिटर पकड़ा गया ना सर, उसने कोई गड़बड़ कर दी ना सर, तो अपॉइंटमेंट उसका कैंसिल कर देंगे और बैंक के बाप और CA के बाप को बोलेंगे। बैंक के बाप यानी कि RBI को बोलूंगा और CA के बाप यानी कि किसको बोलूंगा, ICAI को उसकी कंप्लेन करेंगे। इसके जो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट जो होंगे ना, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस अपॉइंटमेंट के और रेम्यूनरेशन किसका सर, कॉन्करेंट ऑडिटर का। ACB ऑफ बैंक नक्की करेगा सर। ACB बोले तो ऑडिट कमेटी और बोर्ड। सर कॉन्करेंट ऑडिट की रिपोर्ट कैसे बनती है, देखो सर एक रिपोर्ट होती है सर, उसकी हर बैंक का अपना स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्मेट होता है और उसमें स्पेशल नोट दिया होता है जिसमें क्या लिखी होती है सर, डेफिशिएंसी लिखी होती है। यानी कि कोई भी अगर सिस्टम में डेफिशिएंसी होती है ना वो लिखी होती है सर। क्वार्टरली रिव्यू है ना सर इसका ACB के सामने देते हैं। ACB क्या होता है सर, ऑडिट कमेटी और बोर्ड के सामने। फिर जोन वाइज रिपोर्टिंग होती है सर फाइंडिंग्स की, वो भी हम ACB को देते हैं। और एनुअल रिपोर्ट जो है ना ऑडिट सिस्टम की, वो भी हम ACB को देते हैं। यानी क्वार्टरली रिव्यू पहले तो ACB को देंगे, फिर जोन वाइज रिपोर्टिंग भी ACB को देंगे, और ऑडिट सिस्टम की एनुअल रिपोर्ट भी हम ACB को देंगे। ACB बाप लग रहा है सर अपने को कॉन्करेंट ऑडिटर में, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ। ऑडिटर है ना डिस्कस करेगा इशू ब्रांच मैनेजर के साथ बिफोर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। तो जिन लोगों ने करा होगा आर्टिकलशिप में कॉन्करेंट ऑडिट, उनको पता है कि ब्रांच मैनेजर के साथ अपने को जाकर डिस्कशन करना पड़ता है। माइनर इरेगुलरिटीज जो होती है ना वो तो टाइमली रेक्टिफाई हो जाती है, लेकिन सीरियस इरेगुलरिटी को मैं हेड ऑफिस के पास जाके बोलूंगा, और फ्रॉड जो है ना मैं उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करूंगा इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, जो कि हेड ऑफिस का एक डिपार्टमेंट है, उसमें चीफ विजिलेंस ऑफिसर को और ब्रांच मैनेजर को। लेकिन अगर ब्रांच मैनेजर खुद ही फ्रॉड में जुटा हुआ है तो उसको जाके मैं नहीं बोलूंगा। और फॉलोअप होगा बाय इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट।
पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ सर। स्टेप्स क्या होंगे सर बैंक ऑडिट में? स्टेज 1 पे होगा इनिशियल कंसिडरेशन यानी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, यानी कि कोई भी अगर ऑडिटर है ना सर तो उसको मैं पहले क्या करूंगा, एक्सेप्टेंस करूंगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस का। डिक्लेरेशन ऑफ इंडेबिटनेस यानी कि नो बैंक डिफॉल्ट बाय ऑडिटर, यानी जो भी ऑडिटर को मैं अपॉइंट कर रहा हूं बैंक ऑडिट करने के लिए उसने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, वो मेरे को देखना पड़ेगा। तीसरा, इंटरनल असाइनमेंट करेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट होंगे यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन शीट जो है वो साइन की जाएगी सर ऑडिटर के द्वारा, और कम्युनिकेशन करेंगे प्रीवियस ऑडिटर से यानी कि एक एनओसी प्राप्त करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। ऑडिट की प्लानिंग होगी, एंगेजमेंट टीम स्टेब्लिश होगी, ठीक है सर। स्टेज 2 में क्या आएगा सर, अंडरस्टैंडिंग आएगा। ये स्टेज 1 में 7 चीजें थी, 7 चीजें आपको क्या करनी है सर, याद करनी है। स्टेज 2 में क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी कि जो ऑडिटर है ना वो बैंक को समझेगा, उसके एनवायरमेंट को समझेगा, उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझेगा, क्या क्या इंटरनल कंट्रोल है, बैंक के अकाउंटिंग प्रोसेस को समझेगा और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को समझेगा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेगा। ये होती है सेकंड स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या होता है, रिस्क असेसमेंट, यानी कि वो रिस्क देखेगा कि बैंक में कहाँ कहाँ रिस्क है, ठीक है सर। वो देखेगा कि फ्रॉड की कहाँ का रिस्क है, मनी लॉन्ड्रिंग किधर किधर हो सकती है, कौन कौन फ्रॉड कर सकता है, हर्षद मेहता आके जैसा कोई बैंक में फ्रॉड तो नहीं कर सकता, वो सारी चीजें देखेगा। स्पेसिफिक रिस्क का पता लगाएंगे, यानी पहले तो नॉर्मल रोमम का पता लगाएगा, फिर स्पेसिफिक रिस्क का पता लगाएगा और रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज देखेगा कि कौन सी एक्टिविटीज आउटसोर्स हो सकती है। स्टेज 4 पे वो एग्जीक्यूशन करेगा। क्या सर एग्जीक्यूशन, एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करेगा कि कैसे अपने को ऑडिट करना है, रिस्पॉन्स देगा, असेस रिस्क को, रिस्क को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारी करेगा, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएगा, ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम बनाएगा, ऑडिट मटीरियलिटी बनाएगा जिसके ऊपर वो आइटम चेक करेगा और गोइंग कंसर्न वो देखेगा कि बैंक का गोइंग कंसर्न बराबर है कि नहीं। स्टेज 5 में वो क्या कर देगा, आके रिपोर्ट बना देगा बैंक की। बोनस ट्रिक में आपको देना, अगर आप एग्जाम हॉल में ब्लैंक हो जाओ या तो फिर आपको याद नहीं आ रहा हो ना तो खाली ये पॉइंट लिख देना। ऑडिटर ना अमाउंट वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, आरबीआई गाइडलाइन से कंप्लायंस देखेगा, सिग्नेचर वेरीफाई करेगा, पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करेगा, इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा, ऑडिटर बोर्ड की पॉलिसी देखेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगा। बस आपने इतना देखना है। टेस्ट और नॉलेज का अगर आपको टाइम मिल जाता है 5 क्वेश्चन देख लेना, ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। और कुछ भी आपने नहीं देखना है बैंक ऑडिट के चैप्टर में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट सर।